मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएफएम आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत डिमांड, मांग किसे कहते हैं। मांग, डिमांड एवं सप्लाई ये बाजार की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। डिमांड एनालिसिस, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, मांग विश्लेषण, मांग एवं मांग का नियम। अर्थशास्त्र में मांग एवं पूर्ति के विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति को मांग एवं पूर्ति के विश्लेषण का ठीक ज्ञान है तो वह सभी आर्थिक सिद्धांतों को अच्छी तरह समझ सकता है। इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि किसी तोते को अर्थशास्त्र के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में मांग तथा पूर्ति रटा दिया जाए तो वह एक अच्छा अर्थशास्त्री होगा। अब मांग की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डिमांड। मांग की परिभाषा को अध्ययन करने के लिए इसको 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जा सकता है। फर्स्ट है मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा मानना। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पेंसन ने मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा माना है। पेंसन ने कहा है कि मांग में 3 बातें शामिल होती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, दूसरा उसे प्राप्त करने के लिए साधन, तीसरा अन्य साधनों को वस्तु को क्रय करने के लिए प्रयोग करने की तत्परता। इस परिभाषा के अनुसार मांग और आवश्यकता में कोई भेद नहीं रहता। इसमें मांग को आवश्यकता का पर्यायवाची बताया गया है। मांग उस आवश्यकता को कहते हैं जो पूरी हो जाए, परंतु मांग पर मूल्य तथा समय दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। सेकंड, मूल्य के संदर्भ में मांग की परिभाषा। कुछ विद्वानों ने मांग को मूल्य से संबंधित मानकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रोफेसर मिल के अनुसार मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसकी मांग की जाती है, लेकिन ये जानना चाहिए कि ये निश्चित मात्रा नहीं होती, बल्कि साधारणतः ये मूल्य के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। बॉग के शब्दों में किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत तथा उस मात्रा का संबंध होती है जो उस कीमत पर क्रय की जाए। तीसरा है मूल्य तथा समय से संबंधित मांग की परिभाषा। जिन अर्थशास्त्रियों ने मांग को मूल्य तथा समय दोनों से संबंधित बताया है उनमें मेहर्स तथा बेनम के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मेहर्स के शब्दों में किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेता किसी समय विशेष पर सभी संभावित मूल्यों पर खरीदने को तत्पर होता है। बेनम के अनुसार किसी दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो उस मूल्य पर किसी समय विशेष पर क्रय की जाएगी। इन परिभाषाओं के अनुसार मांग के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। किसी वस्तु विशेष के लिए प्रभावपूर्ण इच्छा का होना, अर्थात किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन तथा उन साधनों को इच्छा पूर्ति के लिए व्यय करने की तत्परता। नेक्स्ट, वस्तु विशेष की इच्छा कीमत विशेष से संबंधित होती है। नेक्स्ट, वस्तु विशेष की मांग का संबंध एक निश्चित समय अवधि, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष आदि से होता है। मांग की विशेषताएं।
मांग की परिभाषा के अध्ययन के आधार पर मांग की विशेषताएं के 3 बिंदुओं द्वारा अध्ययन किया जाता है। मांग प्रभावोत्पादक इच्छा होती है। डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर। प्रभावोत्पादक इच्छा ही मांग होती है। अतः आवश्यकता के समान ही मांग में भी किसी वस्तु की इच्छा, वस्तु को क्रय करने की क्षमता, अर्थात वस्तु को क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन या धन, नेक्स्ट इच्छा पूर्ति पर धन व्यय करने की तत्परता होना आवश्यक है। मांग का संबंध मूल्य से होता है। डिमांड इज रिलेटेड विथ प्राइस। मनुष्य की आवश्यकता किसी वस्तु की कितनी भी हो सकती है, परंतु उस वस्तु की मांग पूर्णतः मूल्य द्वारा प्रभावित होती है। अतः किसी वस्तु या सेवा की मांग उसके मूल्य के संदर्भ में ही व्यक्त की जा सकती है। मूल्यों में परिवर्तनों के अनुसार किसी वस्तु की क्रय की जाने वाली मात्रा या मांग बदलती रहती है। मांग का उल्लेख समय के संदर्भ में किया जाता है। डिमांड इज रिलेटेड विथ टाइम। मांग किसी निश्चित मूल्य पर तथा किसी विशेष समय में होती है। मांग किसी वस्तु की विभिन्न मूल्यों पर किसी विशेष समय पर क्रय की जाने वाली मात्रा होती है। अर्थात किसी निश्चित समय पर सभी संभावित मूल्यों पर किसी वस्तु की क्रय की जाने वाली मात्राओं की सूची ही मांग कही जाती है। मांग का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड। संपूर्ण आर्थिक विकास की क्रिया का आधार मांग को माना गया है। अतः मांग का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में बड़ा भारी महत्व है। मांग के महत्व का अध्ययन निम्न बिंदुओं द्वारा अच्छी तरह स्पष्ट हो सकता है। उपभोग के क्षेत्र में महत्व। मांग का तात्पर्य उस सूची से है जो किसी वस्तु की किसी समय विभिन्न मूल्यों पर क्रय की जाने वाली मात्रा को प्रदर्शित करती है। उपभोक्ता इसी सूची के आधार पर उपभोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की मात्रा का निर्धारण करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सम सीमांत उपयोगिता नियम का लाभ उठाकर सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि विभिन्न वस्तुओं की मांग के ज्ञान के आधार पर ही प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। उत्पादक को लाभ। समाज के विभिन्न वर्गों की विभिन्न वस्तुओं की मांग के आधार पर ही उत्पादक उत्पादन के स्वभाव, किस्म, मात्रा तथा उत्पादन मूल्यों के निर्धारण व यथा समयों पर पूर्ति की मात्रा का नियंत्रण करके अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। एकाधिकारी को भी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए मांग के स्वभाव को ध्यान में रखना पड़ता है। उत्पादन के साधनों की पूर्ति की मात्रा तथा उनका पारिश्रमिक उनकी मांगे जाने वाली मात्रा द्वारा ही प्रभावित होती है। जिन साधनों की जिस समय जितनी मांग जहां पर होती है, वे साधन उसी प्रकार गतिशीलता धारण कर लेते हैं। साधन की मांग तथा उसके पारिश्रमिक में सीधा संबंध होता है, तो दूसरी ओर समाज की मांग व साधन की मांग में भी घनिष्ठ संबंध होता है। समाज की मांग में वृद्धि होने पर साधन की मांग में भी वृद्धि होने लगती है। विनिमय के क्षेत्र में महत्व। मांगी जाने वाली मात्रा का ही विनिमय होता है।
अर्थात किसी वस्तु की जिस किस्म की जिस मात्रा की मांग होती है उसी का उत्पादन तथा क्रय विक्रय होता है। विनिमय के साधन या सहायक तत्व तथा मुद्रा, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि का विकास भी मांग द्वारा प्रभावित होता है। मांग में निरंतर वृद्धि ही विनिमय के क्षेत्र के विकास तथा आर्थिक जगत के विकास में सहायक सिद्ध हुई है। मूल्य निर्धारण के सभी सिद्धांतों के प्रतिपादन का आधार मांग है। बाजार मूल्य, सामान्य या दीर्घकालीन मूल्य, एकाधिकार मूल्य, मूल्य विभेद आदि सभी मूल्य निर्धारण सिद्धांतों का आधार मांग ही है। वितरण के क्षेत्र में महत्व। संपूर्ण सामाजिक उत्पादन का निर्धारण समाज की मांग के आधार पर किया जाता है। मांग बढ़ने पर उत्पादन का पैमाना भी बड़ा हो जाता है, जिसकी सफलता के लिए विभिन्न स्रोतों से उत्पादन के साधन जुटाने पड़ते हैं, जिन्हें सामाजिक उत्पत्ति का एक अंश साधन की मांग के अनुसार कम या अधिक दिया जाता है। पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था में पूंजीगत साधनों की मांग अधिक होने के कारण ब्याज की दरें ऊंची बनी रहती है, तो दूसरी ओर श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की मांग बढ़ने से मजदूरी की दरों का ऊंचा होना स्वाभाविक है। राजस्व के क्षेत्र में महत्व है। राजस्व की क्रिया का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम सामाजिक संतुष्टि है, जिसके लिए सार्वजनिक वित्त की आय व्यय की मदों का निर्धारण किया जाता है। सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों द्वारा आय के स्रोत जुटाती है। कर लगाते समय मांग पर पड़ने वाले कर के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। सर्वसाधारण पर आयकर नहीं लगाया जाता, क्योंकि ऊंचे प्रत्यक्ष कर आय की मात्रा में कमी के साथ साथ मांग में कमी लाने वाले होते हैं। इसी प्रकार उत्पादन कर, बिक्री कर, चुंगी कर, आयात निर्यात कर इत्यादि अप्रत्यक्ष करों की दर निर्धारित करते समय इनके मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का पूरा ध्यान रखा जाता है। दूसरी ओर सार्वजनिक व्यय की मदें भी मांग के आधार पर निर्धारित की जाती है। सार्वजनिक सेवाओं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवहन, वाचनालय इत्यादि पर निर्धन वर्ग अधिक धन व्यय करने में असमर्थ रहता है। अतः इन सेवाओं की मांग में वृद्धि लाने के लिए सार्वजनिक व्यय का एक बड़ा भाग इन मदों पर व्यय करना अधिक कल्याणकारी समझा जाता है। मांग के नियम तथा मांग की लोच का महत्व। मांग के नियम तथा मांग की लोच का महत्व आर्थिक जीवन के प्रत्येक अंग की दृष्टि से अत्यधिक है। धार्मिक, संस्कृति तथा राजनीतिक दृष्टि से महत्व। इम्पोर्टेंस इन रिलीजन एंड कल्चर एंड पॉलिटिक्स।
धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से भी समाज की विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न समय पर उत्पन्न होने वाली मांग का बड़ा भारी महत्व है। पूजा पाठ की सामग्री की मांग उत्पन्न होने पर इनका यथा समय उत्पादन किया जाता है। तीज त्योहार तथा सामाजिक पर्वों पर अनेक वस्तुओं की मांग उत्पन्न होने से उनकी पूर्ति के प्रयास किए जाते हैं। चुनाव जैसी राजनीतिक गतिविधियों पर झंडे, पोस्टर इत्यादि की जो मांग उत्पन्न होती है, उससे लाखों लोगों को जीविका मिलने लग जाती है। युद्ध जनित सामग्री की मांग की पूर्ति के लिए विनाश लाने वाली युद्ध सामग्री का उत्पादन भी करना पड़ता है। उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मांग ही आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ तथा अंत है। मांग में जो निरंतर वृद्धि होती रही है, उसी के परिणाम स्वरूप समाज के आर्थिक जीवन का विकास संभव हुआ है। समाज आर्केड युग से लेकर आज के आधुनिक युग तक पहुंच चुका है। आदिम तथा जनजातियों की मांग में वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है।